Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electromagnetic induction और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ये है हमारा आज का टॉपिक। ओके, सो बेसिकली यदि मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूं इससे पहले छोटी सी कुछ बातें हम लोग करते हैं। हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर में हमारे पास में एक एलिमेंट आया था जो सर्किट में यूज किया जाता है, पैसिव एलिमेंट, वो था हमारे पास में रजिस्टर। उसके बाद में सेकेंड पैसिव एलिमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो है रजिस्टर, जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब मैग्नेटिज्म में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में यहां पर एक तीसरा पैसिव एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है इंडक्टर, और उस इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो है इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस, रजिस्टर की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो है इंडक्टेंस। लेकिन मैंने यहां पर उसके साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस आगे चल के आपको यहां पर दो टॉपिक इसमें रिलेटेड है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, या सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ये आपके सुने सुने से वर्ड्स जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पहली बार एकदम फ्रेश सा सुन रहे होंगे। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इतना एकदम सिंपल से वर्डिंग जरूर आप लोगों ने सुन के रखी हुई होगी, भले ही आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आइडिया ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। हम लोगों को एक प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है और एक एलिमेंट के बारे में। रजिस्टर करके हमारे पास में एक पैसिव एलिमेंट हुआ करता था जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा हुआ है। मैं इससे लिंक करवा के आपको इस चीजों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं चाहता तो मैं कैपेसिटर से लिंक करा के कर रहा था, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि इससे करते हैं और आराम से समझते हैं। ठीक है, क्या रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेजिस्टेंस। और क्या है रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में यदि आपको लिखना है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये क्या कहोगे, देखो ये लिखी हुई चीजें हैं, कोई नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट opposes the current flowing through it, इसका मतलब समझिए क्या है, what does it mean। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है, इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इतना जोर क्यों दे रहा हूं, कुछ ना कुछ रीजन जरूर रहा होगा, उसी रीजन को मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी देर के पश्चात। अब जरा हम लोग इधर में आ जाते हैं और यहां पर हम लोग कुछ चर्चा चालू करते हैं। अब चर्चा क्या चालू करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि यदि मेरे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मेरे पास में क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान के चलो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसके कारण क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को यदि मैं एरिया से रिलेट कर दूंगा तो मेरे पास में एक मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। यस और नो, क्या ये बात मैं जानता हूं, यस और नो। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं, इसमें आपने नया क्या बताया, कुछ नया नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब इस चैप्टर के अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर में अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में मैं कह रहा हूं कि whenever, देखो लिखते हुए भी चल रहा हूं, whenever there is change in magnetic field associated with the conductor, then an EMF is induced, और इसी फिनोमिना को आपने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने इस फिनोमिना को नाम दिया था। फिर से ध्यान से मैं वर्डिंग पे फोकस कर रहा हूं,
इस फिनोमिना को आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यस और नो। अब यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो इस ईएमएफ के बाद में हम लोग लिखेंगे, यदि कंडक्टर कंप्लीट है तो यहां पर आप लोग एक करंट की बात करेंगे कि भैया करंट इज इंड्यूस्ड। यस और नो। तो आपने बोला सही बात है सर, ये फिनोमिना सब पढ़े हुए हैं, आप इनको वापस से क्यों रिकॉल करवा रहे हो, इसमें तो हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। कोई नहीं बेटा, 5 मिनट 10 मिनट का समय लूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। अब क्या है कि जब इन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि भैया करंट इंड्यूस हो गया, तो यहां पर करंट जो इंड्यूस हुआ वो किस में हुआ होगा, एक कंडक्टर में हुआ होगा। किस में हुआ होगा, एक कंडक्टर में करंट इंड्यूस हुआ होगा, और ये कंडक्टर आपके सर्किट में यूज होंगे। ये कंडक्टर आपके क्या होंगे, सर्किट में यूज होंगे। वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और फिर इस चैप्टर में से रिकॉल करो, और वो पॉइंट है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाट, लेंज लॉ। तो पहले फैराडे सर के लॉ के हिसाब से तो हमारे पास में ये डेफिनेशन वाला हिस्सा चल रहा है कि भैया E बराबर डी फाई बाई डी टी। यस और नो। और लेंज सर कह देते हैं कि E बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी। यस और नो। क्या हो रहा है यहां पर, पॉइंट को समझिए। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉ पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। क्या हुआ कि जब भी कभी किसी कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। ये सेकंड लॉ हो गया। उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताई, लेंज सर आए, उन्होंने बोला कि भैया ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे प्रोड्यूस किया है। द ईएमएफ इंड्यूस विल बी इन सच अ वे सो दैट इट विल अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। जिसने इसे प्रोड्यूस किया है उसी कारण का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। तो बिल्कुल यहां पर विरोध वाली बात, जो अपोजिशन वाली बात है, वो वापस से यहां पर निकल के आ रही है। तो इस अपोजिशन वाली बात को ही हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। और वैसे ही अब इस अपोजिशन वाली बात से हमारे पास में एक पॉइंट निकल के आता है। वो पॉइंट ये है कि जो इंडक्टर हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इंडक्टर कह रहे हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, इसकी जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, तो ये वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की विच अपोजेज चेंज इन करंट। किसका अपोज करते हैं बेटा, चेंज इन करंट। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अपने आप में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं अपोजेज द चेंज इन करंट, करंट में परिवर्तन, विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करते हैं। विद्युत धारा का अपोजिशन या विद्युत धारा का विरोध नहीं किया जाता है। करंट का अपोजिशन नहीं हो रहा है। किसका अपोजिशन हो रहा है, चेंज इन करंट का अपोजिशन यहां पर हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इसे कहा जाता है इंडक्टेंस। और ये जो इंडक्टेंस जिन मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उन मटेरियल को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इंडक्टर। यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, नाम देंगे। कि ये वाला छोटा सा पॉइंट जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस से लिंक किया है वो समझ में आया। एक क्विक रिवीजन हो गया आपका चैप्टर का भी। और ये जो नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है, इंडक्टेंस या इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी इंडक्टेंस है वो आपके सामने आ गई। अब इंडक्टेंस जो है वो दो तरह का होगा, एक होगा सेल्फ इंडक्टेंस और एक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस पर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आज के लेक्चर में आएगा ही नहीं। यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आज के लेक्चर में हमको नहीं पढ़ना है। अब बेसिक सी बात देखो, ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं, करंट की जो बात चल रही है, तो आप रिकॉल करिए थोड़ा सा, ईएमएफ हर जगह इंड्यूस हो जा रहा था। यदि मेरे पास में थोड़ा सा याद कीजिए, ऐसे एक कॉइल का टुकड़ा हुआ करता था, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? यस। क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? ये लूप कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग करंट इंड्यूस की बात नहीं करते थे। याद करो, एक सर्कुलर लूप की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अरे बोलो यस और नो। ओके, चलो, तो अब हम लोग क्या कह रहे हैं
कि ये जो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना है वो बिल्कुल इसी से रिलेट करते हुए हमारे पास चलेगा। मतलब हम लोगों को जो बातें करनी है वो कॉइल से रिलेटेड ही बातें करनी है। तो हम लोगों ने बोला कि जो किसी भी सर्किट के अंदर में चेंज इन करंट का जो अपोजिशन का फिनोमिना है उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। किसी भी सर्किट में करंट के अपोजिशन का जो फिनोमिना है, किसी सर्किट में से फ्लो होने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को जो अपोज कर रहा है वो फिनोमिना क्या है आपका? सेल्फ इंडक्शन है। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? सर समझ में तो आई थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन है ना अभी वो फील नहीं आई जो हमें चाहिए थी। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ चीजों को लिखता हूं, उसको जरा देखिए। मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, वो पॉइंट क्या है? जैसे मान के चलो हमारे पास में है एक कॉइल है, ठीक है। हमारे पास में क्या है? एक कॉइल ले ली मैंने, ठीक है, एक कॉइल ले ली। ओके, अब मैंने क्या किया यहां पर कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, यदि मैंने इसमें से क्या कर दिया? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया, इसमें से फ्लो होने वाले, इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया, तो यहां पर मैं कहूंगा कि करंट विल बी इंड्यूस्ड, क्योंकि लूप कंप्लीटेड है। करंट विल बी इंड्यूस्ड। यस और नो? आपने बोला यस, करंट विल बी इंड्यूस्ड। अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ये कैसा होता है? तो ये चेंजिंग करंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा उस कारण का विरोध करने की कोशिश करता है जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां पर एक बात को समझिए, वो बात ये है कि हमारे पास में इस वाली कॉइल में आने वाला जो करंट है, दैट करंट जो इस कॉइल में आ रहा है इज लिंक्ड विद व्हाट? फ्लक्स। यस और नो? भाई बोलो, इसमें जो भी करंट फ्लो होगा क्या वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स से एसोसिएटेड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। यदि फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो करंट भी इसमें इंड्यूस नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है। मान के चलो यदि मैं इसमें एक पॉइंट और बोल दूं कि भैया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो n कर दूं, तो जो मेरा टोटल फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा। यस और नो? तो मैंने बोला सही बात है। तो यहां पर इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर बोला गया है कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी कॉइल का, दैट इज इक्वल्स टू L इंटू आई, और ये जो L यहां पर निकल के आता है वो है बेटा N फाई डिवाइडेड बाई आई। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको दूसरी तरीके से समझाता हूं। कहा यह गया है कि द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सो कांस्टेंट लगाता हूं तो टोटल फ्लक्स की मैं बात करूंगा तो N फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो N फाई इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू आई, और ये जो कांस्टेंट है किसी भी सर्किट के लिए उसे बोला जाता है L। उसे क्या बोला जाता है? L। तो यहां से आपको L की वैल्यू मिलती है N फाई डिवाइडेड बाई आई। एक बात और, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखना है। ये जो भी पूरी कहानी कही जा रही है वो कही जा रही है इन एब्सेंस ऑफ एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एब्सेंस में क्या होगा? किसी भी कॉइल में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो बेसिकली टोटल फ्लक्स पर डिपेंड करेगा। टोटल फ्लक्स के क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो L आया है मेरे पास में, इस L को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक, हिंदी मीडियम, ध्यान रखना। यस और नो? क्लियर है क्या? अब सवाल ये उठता है कि यहां पर देख के कुछ ऐसा फील होता है मुझे, इस फॉर्मूले को देख के कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो L है ये करंट पर डिपेंडेंसी है, फ्लक्स पर डिपेंडेंसी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इसके साथ में एक पॉइंट और आएगा कि ये जो L है ये तो हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए निकाल रहे हैं। जैसे कैपेसिटेंस वाला सेक्शन याद कीजिए, हम लोग क्या लिखते थे? थोड़ा सा रिकॉलिंग के लिए C बराबर Q बाई V, और यहां पर जाके आप फंसते थे। याद है कि बोला जाए कि चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया। तो वो क्या थी? वो कैपेसिटर की कैसी प्रॉपर्टी थी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। मतलब वो कैपेसिटर के मटेरियल पर और उनके
साइज, शेप एटसेट्रा पर डिपेंड कर रहा था। बिल्कुल रेजिस्टेंस भी ऐसे ही हो रहा था, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा था, शेप एंड साइज पर डिपेंड कर रहा था। तो यदि मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले बोला हुआ है कि इंडक्टर इज अ पैसिव एलिमेंट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी इन्हीं चीजों पर डिपेंड करना चाहिए, भले ही फॉर्मूला ऐसा आया है। फॉर्मूला तो मेरे को L बराबर एन फाई अपॉन आई मिल गया, कुछ ऐसा ही है, C बराबर Q बाई V जैसा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जो इंडक्टर है वो किस पर डिपेंड करेगा, शेप, साइज, मटेरियल एटसेट्रा पर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ी हुई चीजें हैं वो इनकम्प्लीटेड है, कहीं ना कहीं ये चीजें क्या हैं, इनकम्प्लीटेड हैं। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, जो हम लोग पढ़ा है अभी वो इनकम्प्लीटेड है, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है अभी थोड़ी देर में, आज के ही लेक्चर में। कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं समझाऊंगा, अभी तो बस याद रख लीजिए, जैसे कैपेसिटेंस पैसिव एलिमेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप, साइज, मटेरियल, वैसे इंडक्टर भी आपका किस पर डिपेंड करेगा, शेप, साइज और मटेरियल पर डिपेंड करेगा। लेकिन कैसे करेगा वो थोड़ी देर के बाद में आपको आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने पर अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को लेके आते हैं। वो क्या है, एक छोटा सा पॉइंट, ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कुछ चीजों के बारे में। वो क्या है कि फैराडे लॉ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, E बराबर डी फाई बाई डी टी। पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो यहां पर हमारे पास में ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको यहां पर रिलेट करना है। कैसे करेंगे? तो भैया हम लोगों ने अभी पढ़ लिया कि एन फाई बराबर एल इंटू आई। यस और नो? क्या ये पढ़ा है मैंने अभी जस्ट लिखा था, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोलो तो क्या होगा, आप लिखोगे डी बाई डी टी एन इंटू फाई बराबर एल डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। बोलो यस और नो? कांस्टेंट चीजों को बाहर फेंको, तो यहां पर आपको मिल जाएगा एन इंटू डी फाई बाई डी टी बराबर एल एल कांस्टेंट है आपके पास में, तो एल बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा डी आई बाई डी टी। यस और नो? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्मिनोलॉजी है फैराडेज लॉ से यदि देखा जाए तो क्या ये E के बराबर है? भाई देखो, कई लोग बोलेंगे सर ये E बराबर तो डी फाई बाई डी टी है, तो एन को बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं बेटा, E बराबर टोटल डी बाई डी टी ऑफ एन फाई ही होता है, टोटल फ्लक्स लिखा जाता है हमेशा। हाँ, हम लोग यूज डी फाई बाई डी टी कर लेते, लेकिन वहां पर हमारे दिमाग में एक पॉइंट पहले से रहता है, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड को ही कंसीडर करना होता है। मतलब ये वाली टर्मिनोलॉजी E के बराबर है। कौन सा E? जो इंड्यूस ईएमएफ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है क्या कि आप इस फॉर्मूले को लेके आ चुके हो, E बराबर एल डी आई बाई डी टी, सो दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड when an inductor is connected in the circuit and current is changing at the rate of di by dt। तो इंडक्टर वही, देखो यहां पर आया कि नहीं, di by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करने का काम कौन करेगा? इंडक्टर करेगा। अभी बस सोचिए, अभी बस यहां पर छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करिए कि E बराबर एल डी आई बाई डी टी होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन यदि मैं देखो यहां पर मैंने बोला फैराडे लॉ के हिसाब से चला, यदि मैं लेंज लॉ के हिसाब से चलूं तो क्या होगा? सोचिए और बोलिए। यदि मैं लेंज लॉ को फॉलो करता हूं तो मेरे पास में E शुड बी इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा सही है और कौन सा गलत है? भाई मैंने ये किसके बेसिस पर लिखा? मैंने फैराडे लॉ के बेसिस पर लिखा, और लेंज लॉ को लगा दूं तो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब माइनस शुड बी देयर, तो मैंने E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि फैराडेज लॉ जो है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिव्स यू ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट टेल अबाउट डायरेक्शन। और लेंज लॉ जो है वो डायरेक्शन के बारे में बतलाता है, जो कि फैराडे लॉ से जो मैग्नीट्यूड निकाला था उसके बारे में। यस, फैराडेज लॉ से जो मैग्नीट्यूड निकाला था आपने इंड्यूस ईएमएफ का, उसकी डायरेक्शन के बारे में कौन बतलाता है?
लेंज लॉ। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके सामने ऐसे दो डंडे लगा दीजिए। ये दो डंडे क्या हैं? ये है मॉड, मैग्नीट्यूड के साइन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब सवाल ये उठता है कि इसको हम लोगों को सर्किट में यूज कैसे करना है, पहले इसको समझना पड़ेगा। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए क्या हो रहा है। उससे पहले समझिए, हमारे पास में लेट से यहां पर एक कॉइल है, यहां पर एक कॉइल है। ओके, अब मैंने बोला कि भैया इसमें से एक करंट है, जो आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? एक आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस आई करंट के कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब मैं कॉइल का डायग्राम बना रहा हूं। कई लोग बोलेंगे सर ये कॉइल ऐसे क्यों, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाई? भैया नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। सर नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका मतलब तो सोलेनॉइड जैसा हो गया। कुछ कुछ वैसा ही मान लीजिए। तो अभी आप बस इतना फोकस कीजिए कि हमारे पास में कॉइल है और इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। एक काम करता हूं, मैं दो जगह बना लेता हूं पहले से ही। एक और कॉइल है और बेटा करंट तो इसमें से भी मेरा आई ही फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब सवाल यह है कि ये करंट मेरा कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर का भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला E बराबर एल डी आई बाई डी टी, मैंने बोल दिया इसका जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो L है। जो अभी मैं सीख के आया हूं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L होता है ना, वो इसके लिए L दिया है। हालांकि मैं देखो अभी कॉइल के लिए निकालूंगा, सोलेनॉइड के लिए निकालूंगा और टॉरॉइड के लिए निकालूंगा, इनको मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास मान लीजिए कि L डायरेक्टली दिया है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दिया है तो मुझे कैसे पता लगेगा सर्किट में? तो उसकी यूनिट से। यूनिट क्या होती है? हेनरी। यूनिट क्या होती है? हेनरी। ये शब्द जब आपको दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये इंडक्टेंस दिया हुआ है। ओके, नाउ सवाल ये उठता है, मैंने बोला मान के चलो यहां पर कंडीशन गिवन है कि करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग एज डी आई बाई डी टी, एज डी आई बाई डी टी, और यहां बोल दिया गया है करंट इज डिक्रीजिंग एज डी आई बाई डी टी। तो भैया देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इंडक्टर है और ये करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। गलत, करंट का नहीं, चेंज इन करंट का अपोज करेगा। बार बार सुनिए, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, इसके कारण वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप आता है। इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट का अपोज करता है, इसके कारण यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है और उसका मैग्नीट्यूड E बराबर एल डी आई बाई डी टी दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे? तो सर्किट में लगाने का तरीका यह है कि भैया आपको लेंज लॉ को फॉलो करना है। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगी कि ये उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे उत्पन्न किया है। तो सोचो, इधर से आने वाला करंट इंक्रीज हो रहा है, इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट इंक्रीज हो रहा है। मान के चलो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो मुझे इस पॉइंट P और Q के बीच में एक बैटरी डालनी है। भाई इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या है कि आपको उस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा VP माइनस VQ को, VP माइनस VQ को। तो कैसे लगाओगे? क्योंकि देखो एग्जाम में यही प्रॉब्लम होती है, बैटरी का मुंह किधर रखें। मतलब मैं वहां पे बैटरी ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं। भाई बैटरी या तो ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये इंड्यूस ईएमएफ के लिए मैंने ई लिख दिया, पर दोनों में से कौन सी कहां फिट करनी है ये कौन बताएगा हमें? हमारे कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हम लोगों ने कि भैया देखो ई बराबर तो एल डी आई बाई डी टी होगा, वो तो तय है। मतलब जो बैटरी लगेगी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आप एल डी आई बाई डी टी यहां भी लिखोगे और एल डी आई बाई डी टी यहां भी लिखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं बैटरी का मुंह किस तरफ कैसे बनाऊं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बैटरी का मुंह किस तरफ कैसे बनाऊं, यह मेरा सवाल है। बात समझ में आई? तो देखो मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मतलब मैंने नहीं बनाया घर पे बैठ के, करंट इधर से आया और इधर से आने वाला करंट इंक्रीज हो रहा है। इधर से आने वाला करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। तो हमारे लेंज सर ने कहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कुछ इस प्रकार से होगा
कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसे उत्पन्न किया है, प्रोड्यूस किया है। तो भैया इसने यहां पर ईएमएफ किसके कारण इंड्यूस हो रहा है? इधर से ऐसे आने वाले करंट के बढ़ने के कारण, इधर से ऐसे पी से क्यू की तरफ आने वाले करंट के इंक्रीज होने के कारण यहां पर इंड्यूस ईएमएफ आया है। तो आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए। इधर से आने वाला करंट बढ़ रहा है तो इसको घटा दो, इधर से आने वाला करंट बढ़ रहा है तो इसको क्या कर दो, घटा दो। तो घटाओगे कैसे? भैया आपकी बैटरी का मुंह कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका बैटरी करंट इधर दे दे। देखो भाई ये बड़ा डंडा प्लस ये छोटा, तो अब यदि बैटरी को देखोगे तो ये बैटरी इधर से करंट देगी, देगी कि नहीं देगी? तो इसने उस कारण का विरोध कर दिया क्या? बिल्कुल जस्टिफाइड है या नहीं है? लेंज सर को भूलना मत, फेराडे तो आपको याद रहेगा, पर लेंज सर को जहां भूल गए वो आपके नंबर को उड़ा देंगे। तो क्या हुआ? इधर से आने वाला करंट इस डायरेक्शन में पी से क्यू की तरफ जाने वाला करंट इंक्रीज हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि इधर से आने वाला करंट जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज हो जाए। भाई लेंज लॉ तो सिंपल यही है ना, क्या है? उस कारण का विरोध करो जो ईएमएफ को इंड्यूस करवा रहा है ना? तो कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है? उधर से आने वाला करंट बढ़ रहा है तो हम घटाने की कोशिश करेंगे, और जब घटाने की कोशिश करेंगे तो हमारा करंट इधर से आना चाहिए। मतलब ये जो ईएमएफ आएगा वो एल डी आई बाई डी टी कुछ इस प्रकार से आएगा। तो जो साइन वगैरह है ना उनसे हमेशा कंफ्यूज रहोगे, सर प्लस एल डी आई बाई डी टी कहां लगाना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी कहां लगाना है, कंफ्यूजन। सिंपल एल डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड ले लो, बैटरी अपने मन से लगा लो। मन से मतलब नियमों के अधीन रहकर। ओके चलो अब इसमें बताओ क्या होगा। इधर से आने वाला करंट पी से क्यू की तरफ जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, पी से क्यू की तरफ जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है, और करंट डिक्रीज होने के कारण यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। बेसिकली ये जो इंडक्टर है ये क्या कर रहा है, ये उस कारण का ही। भाई इंडक्टर क्या है? इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट, इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन करंट। तो इंडक्टर नहीं चाहेगा कि भैया यहां से जब ऐसे जा रहा है तो करंट डिक्रीज हो जाए, वो चाहेगा करंट एक जैसा ही बना रहे। लेकिन हमने तो भैया डिक्रीजिंग करंट दिया है तो ये उस कारण का विरोध करेगा। तो अभी एक इधर में जाने वाला करंट यदि डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर क्या चाहेगा? इधर में जाने वाला करंट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। पी से देखो एज पर द ओरिजिनल सर्किट पी से क्यू की तरफ जाने वाला करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर चाहेगा कि पी से क्यू की तरफ जाने वाला करंट, पी से क्यू की तरफ जाने वाला करंट इंक्रीज हो जाए। क्यों? देखो आप जानते हो एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की तरफ निकालोगे, तो आपने इसे कर दिया। तो यहां पर जो ई आया वो एल डी आई बाई डी टी आया। यस और नो? हो गया काम खत्म, इतना ही सारा। सर आपको ऐसे नहीं लगता है इसको एक लाइन में बोल देते थे? मैं बताऊं, एक लाइन में मैं बोल के आगे निकल जाता था, आप में से आधे लोग ना सर खुजाते रहते थे कि ये क्या हो गया भाई, हमें तो पता ही नहीं लगा कैसे हुआ, क्या हुआ। इस पे सवाल करवाऊंगा, तसल्ली रखो। एक काम करते हैं, चलो एक सवाल कर लेते हैं। टिंग टिंग टिंग। हाँ अभी देखो मैं इसको सर्किट में यूज करना और बताऊंगा अभी कि मतलब एक सर्किट भी दे रखा है और उसके अंदर में जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, क्या आएगा, उसको भी आपको देखना होता है। बट वही है कि इसको देख लोगे तो उसके बाद में वहां पे कोई चांस बचेगा नहीं कि जहां पे आपको रिस्क होगी। ठीक है, तो अब जैसे मान चलो मैंने ले लिया ये P है, ये इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, ये पॉइंट Q है, और मैंने बोला L बराबर दे रखा है 4 हेनरी, और मैंने बोला कि लेट से इसमें से करंट I फ्लो हो रहा था और यहां पर दिया गया है। अब देखो एग्जाम में जो सवाल दिए जाते हैं उसका मीनिंग समझो। मैंने बोल दिया डी बाई डी टी बराबर माइनस का 5 एम्पियर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? माइनस 5 एम्पियर पर सेकेंड का मतलब है करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो अब इसमें पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा कि देखो करंट इधर से आया तो वो यही पूछेगा फाइंड वीपी माइनस का वीक्यू, ये फाइंड करना है। बोलो कैसे करोगे फाइंड, हाउ टू फाइंड? तो आपने बोला सर जी बैटरी तो बाद में लगाएंगे, पहले तो हम हमारी छोटी सी बुद्धि से कुछ काम कर लेते हैं। ई बराबर आएगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये माइनस नहीं है, मैंने सिर्फ एल डी आई बाई डी टी लिखा है, वो माइनस माइनस को भूल जाओ।
तो आपने लिख दिया L की वैल्यू 4, di/dt की वैल्यू 5 और ये आंसर लिख दिया 20। यहां तक तो हर कोई कर लेगा 20 वोल्ट तक। अब सवाल ये है कि एग्जाम में भी सवाल पूछेगा तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर ए 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी -20 वोल्ट, सी क्या दे देगा 10 वोल्ट और डी दे देगा -10 वोल्ट, क्योंकि यहां तो प्लस माइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अब देखो, अब हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर भी निकालने हैं और क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर निकालने, दोनों साइड से आंसर चाहिए। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है उसको भी समझ में आना चाहिए। तो देखो, एज पर द कॉन्सेप्ट, इधर से आने वाला करंट -5 का मतलब क्या है, पहले तो इस -5 का मतलब समझ में आया, करंट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड। बोलो सही है क्या? तो आपको क्या करना चाहिए, इधर से आने वाले करंट को इंक्रीज करना है, मतलब आपको बैटरी को ऐसे लगा दोगे क्या, सोचो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये हो गई 20 वोल्ट की बैटरी। अरे बोलो यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। बस ये तो आपने सर्किट को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ऑप्शन में मिले। देखो क्वेश्चन बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो इसी सवाल को ऐसे ऑप्शन डाल के पूछ ले, उसको नहीं पसंद आया, उसने बोला ऐसे बना दिया, यहां पर P पॉइंट दे दिया, यहां पर ये Q पॉइंट दे दिया और यहां पर 20 वोल्ट लिख दिया, फिर यहां पर फिर से ऐसे किया, ये P पॉइंट दे दिया, ये Q पॉइंट दे दिया, ये 20 वोल्ट। ये 2-3 ही ऑप्शन होगा, या फिर 10 लिख के दे देगा, या फिर कुछ और खेल सकते, वो उसकी हेडेक है। हम तो देख रहे हैं कि भैया अभी तो आप इस सर्किट को टिक कर सकते हो, सीधी सर्किट का ऑप्शन दिया। तो अब नीट का एग्जाम है, 45 क्वेश्चन देने हैं, और हम लोग जानते थे मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग, मैं मेडिकल की बात करूं, यदि जेई में यदि ये सवाल पूछा हुआ होगा तो ये कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा तो एग्जाम में इसको डायरेक्टली चिपका देगा, लेकिन नया सवाल बनाने की मेहनत कम होगी। बट ये सवाल में कम मेहनत है ऑप्शन लिखने में, देखो इसमें मेहनत ज्यादा है, उसमें मेहनत कम है, तो वो उसको प्रेफर करेगा कौन, एग्जामिनर। मैं नहीं, मैं तो दोनों साइड से कर सकता हूं मेरी प्रेफरेंस की बात ही नहीं है यहां पे। तो बोलो अब कौन सा आंसर लगाएं, तो भैया अब आपको आंसर देखना है, तो इसको लिखो, तो आप लिखोगे Vp -20 की +20, माइनस से प्लस जा रहे हो भाई, माइनस से प्लस जा रहे हो तो +20 माइनस का VQ बराबर 0, तो आंसर विल बी Vp माइनस VQ बराबर -20 वोल्ट। तो आपका आंसर खत्म, -20। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आराम से। अब ऐसे सवाल आएंगे आपको आगे चल के, तब उनसे हम लोग डील करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करवा के आगे बढ़वा दिया है। अब सवाल ये आता है कि कई बार अब आपको क्वेश्चंस में कैसे ये जो है L, वो है आपको उसी को सीखना है, स्टेप्स टू फाइंड L। स्टेप्स टू फाइंड L, किस प्रकार से आप L को फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ ना कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम, अज्यूम करंट I इन द सर्किट। सबसे पहला काम क्या है, अज्यूम करंट I इन द सर्किट। आपने सबसे पहला काम ये कर लिया। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड, देखो एट द एंड आपको मालूम है, देखो एट द एंड आपको मालूम है कि N फाई बराबर L I है, यस और नो, तो L बराबर N फाई अपॉन I कुछ ऐसा होना चाहिए, तो इसके लिए हमको सोचना है। तो मैंने अज्यूम करंट I इन द कॉइल कर लिया। दूसरा काम क्या है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। भैया जब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड आउट करो, मैग्नेटिक फील्ड इन सर्किट या कॉइल, जो भी लिखना है, कॉइल लिखो बेसिकली, तो मैं बोलूंगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या लिखोगे, फाइंड टोटल फ्लक्स। फाइंड क्या करो, टोटल फ्लक्स, जो क्या होगा N फाई होगा। और चौथे स्टेप में क्या कर दो, कंपेयर विद एल आई। चौथा स्टेप Li से कंपेयर कर दो और आपका L निकल के आ जाएगा, आपका L निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा, प्यारा लगा। अब करते हैं तब समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट, पहली हेडिंग छोटी सी, सेल्फ इंडक्शन
सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताना है। तो ये देखो मेरे पास में ये कॉइल है जिसकी रेडियस आर है और इसका आपको सेल्फ इंडक्शन कैलकुलेट करना है। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है? सवाल ये है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यस, मैं बोला ठीक है। पहला स्टेप है अज्यूम द करंट आई इन द कॉइल। मैंने माना भैया इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आई किधर से भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। तो भैया मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैं लिखा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, क्योंकि यही यहां पे सिमेट्री ज्यादा है। तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर कैपिटल है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो बहुत ही आसान लग रहा है सर, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो मैं देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, अभी तो मैं सिंगल कॉइल के हिसाब से कर रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है फाइंड द फ्लक्स। फाइंड द फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे आएगा? फ्लक्स कैसे आएगा? तो आप बोलोगे फाई बराबर बी इंटू ए, फाई बराबर बी इंटू ए। तो आपने लिख दिया बी क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपने बोला आर से आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट पाई आई बाई 2। यस, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर दिस टोटल फ्लक्स विद द एल आई। तो आपके पास में एल की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी है ना ये सही नहीं है। कई लोग बोलेंगे जब ये सही नहीं है तो फिर यही क्यों बताई? समझो, यदि नहीं बताऊंगा तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करोगे क्या चीजें हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे कॉइल हो कुछ भी हो, आपको सबसे पहले है ना इसमें ना अज्यूम करना है कि लेट से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इक्वल्स टू n पहले से ही अज्यूम करके चलना है। तो सर फिर ये स्टेप में क्यों नहीं लिखवाया? तो भैया देखो ये इसलिए नहीं लिखवाया गया क्योंकि हमेशा आपको किसी भी बुक को आप रेफर करोगे तो उसमें ये वाला स्टेप बताया नहीं रहेगा, तो अब मैंने यहां पर बताया। तो सर फिर आप अपने स्टेप्स में तो लिख देते थे, तो मैं खुद बुकलेट में नहीं डाला हूंगा, तो इसके लिए मैंने ऐसे किया। ओके, चलो। तो इसका मतलब ये है कि योर मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यस और नो? पहला स्टेप हो गया, देखो चेंज हो गया ना, एन आने लग गया। दूसरा स्टेप फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू ए, लेकिन मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स, तो एन फाई की जैसे बात करनी है तो मैं बोलूंगा टोटल फ्लक्स के लिए, यहां पे इसको छोड़ो, एन फाई मतलब एन बी ए, मतलब आप लिखोगे एन तो ये हो गया, बी आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो गया, और एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बेटा आपके पास में टोटल कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आई आर डिवाइडेड बाई 2। और इसको अब किससे कंपेयर कर लो? एल आई से कंपेयर कर लो। तो क्या होगा? आई से आई कट जाएगा, तो आपके पास में जो एल का आंसर आएगा वो दे रहा, बताइए कितना आ रहा है? एल का आंसर बताइए फटाफट से। देखो आई से आई कटेगा, सो यू विल गेट एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। यू आर गेटिंग एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर बाई 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल। बताओ क्या ये इस करंट पर डिपेंड कर रहा है जो इसमें हमने अज्यूम किया है? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, रेडियस ऑफ कॉइल पे। म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यस और नो? तो क्या ये इन सारे बेसिक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये शेप, साइज, रेडियस इन पर डिपेंड कर रहा है, शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ ऐसा ही हो गया Q बराबर CV में C बराबर Q बाई V जो निकाला था, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि C के अलग अलग फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं जो उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है कि भैया कैसा कैपेसिटर आप ले रहे हो। बिल्कुल वैसे ही सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल लिखा है मैंने, ये कॉइल लिखा है तो कॉइल में रेडियस चेंज कर सकते हो। अब यदि रेडियस डबल कर दी तो इंडक्टेंस क्या होगा? डबल। ये सवाल है। रेडियस हाफ करने पर इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल हाफ। नंबर ऑफ टर्न्स को यदि मैंने डबल कर दिया तो सेल्फ इंडक्शन विल बिकम 4 टाइम। मुंह जुबानी सवाल करवा रहा हूं कुछ एक। और
नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने 1/4 कर दिया तो सेल्फ इंडक्शन हाफ रह जाएगा। मुंह जवानी कर सकते ना कि नहीं कर सकते, लिखूं एक एक सवाल को? चलो लिखो, लिख लो। पहला सवाल, रेडियस इज डबल, बताओ एल कितना आएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? आप बोलोगे एल डैश बराबर 2L। यस, या ऐसे नहीं मत करो, रुको, सवालों को भी अच्छे से पैटर्न से बनाते। लो आप भी क्या याद रखोगे? मान के चलो हमारे पास में एक कॉइल है, इसकी रेडियस आपको गिवन है कैपिटल आर, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है कैपिटल एन, और इसका जो इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो है आपके पास में कैपिटल एल। ठीक है, ये गिवन डेटा है। अब मैं आपसे पूछता हूं पहला सवाल, इफ आर डैश इज इक्वल टू 2R, तो बताओ एल डैश कितना होगा? तो आपका आंसर आएगा सीधा सीधा 2L। बोलो सवाल। लो अगला सवाल मैं पूछता हूं, लो क्वेश्चन नंबर 2, अलग कलर से पूछता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन डैश बराबर 4N हो जाए तो बताओ एल डैश कितना आएगा? तो आप बोलोगे ये आएगा कितना, 4 चौका 16, L 16 टाइम्स हो जाएगा। मैं लो अगला सवाल पूछता हूं आपसे। मैंने पूछा इफ एन डैश बराबर n/4 हो तो क्या होगा, एल डैश की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? तो भैया ये आएगा L/4। क्यों? सॉरी L/2, L/2 क्यों? 4 है, स्क्वायर रूट लोगे तो 2 बनेगा। यस और नो? लो सवाल ऐसे बनेंगे किस पे? कौन था ये? कॉइल। अब हम लोग बात करते हैं सोलेनॉइड, यही चीजें हैं। सोलेनॉइड आएगा, फिर टॉरॉइड आएगा। तो भैया हम लोग पहले बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। बोलो यस और नो, कर सकते हो क्या? तो भैया सबसे पहले तो आपको सोलेनॉइड बनानी पड़ेगी। मैंने सोलेनॉइड बना ली। मैंने बोला देखो ये आपके पास में एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ स्मॉल l है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल N मान रहा हूं मैं। ओके, तो अब क्या करना है? करंट मैंने अज्यूम कर लिया इसमें से भैया I। बोलो अब क्या करें? पहला स्टेप फटाफट, करंट I अज्यूम कर लिया। उसके बाद में क्या लिखना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखोगे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n I। स्मॉल n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर स्मॉल n का मतलब हो गया कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n, कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल l। तो आप लिखोगे B बराबर आएगा म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन स्मॉल l इंटू I। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मैं NI क्यों नहीं लिख रहा हूं? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसमें करंट I ही होता है, इसी I को ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद में आपको सिंपल सी बात यह है कि यहां पर इसका टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स के लिए आप लिखोगे N फाई बराबर NBA। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है, तो यहां पर आएगा N, ये B में आएगा म्यू नॉट N बाई स्मॉल l I और इंटू A। A स्टैंड्स फॉर एरिया। जनरली आपको सोलेनॉइड का एरिया आपको गिवन रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसलिए मैं एरिया को यहां पर नहीं छेड़ रहा हूं। यदि आप चाहें तो इसे छेड़ सकते हैं और कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में निकाल सकते हैं। यस और नो? तो मैं बोला ठीक है। या फिर हो सकता है वो वॉल्यूम के टर्मिनोलॉजी में ले जाए, वो तो अलग अलग चीजें अलग अलग पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। तो अब यहां पर इसको किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है LI से, I से I कट जाएगा तो L बराबर जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट N स्क्वायर A। म्यू नॉट N स्क्वायर A विल बी द व्हाट? कैपिटल N लिखा है, लेकिन आपको मालूम है सोलेनॉइड के सवालों में स्मॉल n दिया रहता है। तो अब अरे सॉरी, यहां पे एक स्मॉल l और रह गया, बराबर है। तो आपको वहां पर आपको मालूम होगा स्मॉल n दिया रहता है, ना कि कैपिटल N। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, लो हो गया आपके पास में। क्या करूं?
मैं यहां पर ऊपर एक स्मॉल एल से नीचे एक स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा सर? तो देखो एन बाई एल का मतलब स्मॉल एल है, तो भैया हमारे पास में एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल एन स्क्वायर हो जाएगा। लिख दो, कर दो एडजस्ट, आंसर आ जाएगा आपके पास में। कहां लिखूं इस आंसर को? अगले पेज पे लाना पड़ेगा लगता है मुझे। कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल। दिस इज द आंसर फॉर व्हाट? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब इसमें भी एक पॉइंट और आता है, कई बार है ना क्या करता है एग्जामिनर, सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछ लेता है, तो हम लोग लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई का क्या लिखना है आपको? इंडक्टेंस प्रेरण गुणांक। तो आप लिखोगे कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। अगेन ये भी आपके पास में बन गया। बोलो क्या दिक्कत है इन सवालों में? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं। स्मॉल एन और कैपिटल एन पे ध्यान रखना कौन सा कहां पर आता है। देखो फॉर्मूले बता सकता हूं मैं, लेकिन हर चीज को, हर क्वेश्चन को मैं यहीं पर कवर करूं, इट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल ठीक है ना? श्योर ना? यहां पर इसके अलावा देखो मैंने कॉइल किया, सोलेनॉइड किया, सोलेनॉइड के बाद में कौन आएगा? टॉरॉइड आएगा। टॉरॉइड याद है ना? जब सोलेनॉइड को गोल मोड़ लेते हैं तो आपके पास में क्या बन जाता है? टॉरॉइड बन जाता है। तो उसके लिए भी कर डालो, खत्म करो कहानी, डालो हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टॉरॉइड। टॉरॉइड कैसे बनाएंगे? ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, यस और नो? मैंने मान लिया इसमें इसकी मीन रेडियस स्मॉल आर मान लो, और इसमें से ये ऐसे इसमें से क्या कर दिया? लो भाई ये आपके पास में क्या हो गया? टॉरेनॉइड। तो एक बात होता है, मैं सीधा सीधा स्टेप्स बना दूं कि या एक एक करते हुए सॉल्व करूं? खुद सोचो। मुझे मालूम है मैंने करंट आई अज्यूम करना है, करंट आई के पश्चात में इसमें क्या अज्यूम करूंगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड के पश्चात मैग्नेटिक फ्लक्स निकालूंगा, उसके पश्चात क्या करूंगा? सब चीजें निकलेंगी धीरे धीरे। ओके, तो भैया हम लोग यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं, वो ये है कि ये जो एरिया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पर ए दे दिया है। पिछली बार मैंने नहीं दिया होगा, मैं दे देता हूं, बता देता हूं। ये देखो ये वाला जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही आपका ए है। इसी को मोड़ के हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर ऐसे मोड़ लिया, तो ये क्या बन गई है? टॉरॉइड बन गई है। और टॉरॉइड बनने के पश्चात यहां पर आपको इसका सब कुछ करना है। तो कैसे करेंगे? मैं सीधा लिख देता हूं, एन इंटू फाई बराबर है तो एन बी ए। बोलो यस और नो? चलो लिखना चालू करो फटाफट से, एक एक स्टेप। आपने लिखा एन बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वो कितना आएगा? वो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इस बार याद रखना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया ए, इंटू एरिया ए आएगा। अब क्या करें? बोलो म्यू नो ये तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया। इसको किससे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है एल इंटू आई से। तो आपके पास में सीधा सीधा एल का आंसर आएगा कितना? आई से आई कट जाता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर। अच्छा यहां पे एरिया को पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, नहीं तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसको मैं साइड में रख रहा हूं। मैंने वैल्यू नहीं निकाली है एरिया की। यहां पर गलती होगी कई स्टूडेंट से, ए को पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, बेसिकली ये वाला है ये। या फिर आप एक काम कर सकते हो, पता है क्या? सुनो, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है आप ऐसा काम कीजिए, इसको कैपिटल आर मान लीजिए। इसको कैपिटल आर मानते ही आप इसे कैपिटल आर लिख सकते हैं, इसे कैपिटल आर लिख सकते हैं। सही है? अब यहां पर आप चाहें तो एक कह सकते हैं भैया ये वाली जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो अब आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर काट सकते हैं, लेकिन इस बार ए जो होगा वो बेटा पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। काट मत देना आर से आर, सिर्फ पाई से पाई कटेगा। रहेगा क्या ध्यान?
अरे ध्यान रहने वाला है कि नहीं बाबू आपको? चलो लिख देते हैं, मान के चलो आपने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, ए को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के। नहीं तो काम करता हूं बेटा, इसमें भी गलती नहीं कर, इसमें भी कुछ लोग गलत कर बैठेंगे। चलो इसको लेके चलते हैं उधर में। एल बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब यहां पर आप लिख सकते हो इसे म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा, कटिंग वटिंग करो, पाई से पाई कटेगा बस, तो एल का आंसर आपके पास में आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में बस निकाला गया है, बाकी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसे कैसे करेंगे, क्या होगा, हम तो हैरान परेशान से घूम रहे हैं सर, हमें तो पता ही नहीं चला, है ना? यस और नो? श्योर? तो मैं बोलूंगा कि भैया आपको रिजल्ट ये वाला याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट पूछने की संभावना ज्यादा होती है, सवाल इस पे बढ़ाया जाता है, सवाल इस पे ज्यादा बनता है रादर देन वो वाले पे जो अभी हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैं आपको यहां पर बोलना चाहता हूं कि अभी हमारे पास में एक स्पेशल केस आता है। क्या आता है? स्पेशल केस आता है, और वो होता है बेटा इंडक्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर टॉरॉइड। रेक्टेंगुलर टॉरॉइड, ठीक है। रेक्टेंगुलर टॉरॉइड का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है, ये जो टॉरॉइड है ना, जो हमारे पास में गोल हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी? गोल हुआ करती थी, उसके जगह हमारे पास में एक ऐसी टॉरॉइड है, देखो ये ऐसा सेक्शन है, मतलब ये आपको आगे से दिख रहा है। अब इसको मोड़ के ऐसे और ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। और इसको कैसे लिखूं, 3D में कैसे बनाऊं मैं? चलो ठीक है, इसको सेंटर मैंने ये ले लिया। हाँ, अब यहां पर कुछ डेटा आपको गिवन होगा, यहां पर कुछ डेटा आपको क्या होगा? गिवन होगा। अब ये रेक्टेंगुलर है, कैसी है? रेक्टेंगुलर है, मतलब इसमें लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट भी होगी। तो इन्हीं बातों का यहां पर ध्यान रखना है कि भैया यहां पर, यहां से लेकर के सेंटर से लेकर के डिस्टेंस ए दे दी, यहां से ये वाली डिस्टेंस आपको बी दे दी, और इसकी हाइट एच। इस प्रकार से डेटा मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। डेटा कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। और एक और डेटा वो जनरली देता है, वो ये देता है कि भैया यहां से लेकर के इस वाले सेंटर तक की जो है वो स्मॉल आर है। आर, ए, बी और एच देता है, लेकिन यहां पर आर का उपयोग नहीं होगा। जो उपयोग होगा वो किसका होगा? एच का होगा, ए का होगा और बी का होगा, ठीक है। और क्या दिया? और दिया, देखो इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स देगा भाई, नंबर ऑफ टर्न्स के बिना तो काम ही होगा। कैपिटल एन बराबर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको लिखना क्या है? आपको बताना है इसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बेटा? इंडक्टेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? इंडक्टेंस का फॉर्मूला। और ये आपके पास में आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एच एल एन बी बाई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। सर इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आप यदि एनसीईआरटी को उठा के देखोगे तो उसमें ये नहीं दिया गया है। लेकिन सिंस आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक आधा पॉइंट आपको एक्स्ट्रा पता होना जरूरी है, इसलिए मैं डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूं। हालांकि डेरिवेशन भी कोई डेरिवेशन में देखो लॉग आ रहा है, मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा आपके हिसाब से कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन वही है कि हम करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ी करेंगे, तो इससे अच्छा है रिजल्ट को याद रखो। एक बात समझिए, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों के रिजल्ट को याद रखने के बारे में कहता हूं आपको जो आपके पास में नहीं है ना। तो उनको यदि रिजल्ट याद रख लोगे तो आपका, अब देखो यदि मैं इसके रिजल्ट को डिराइव करूंगा तो जाएगा आधा घंटा, और उस 30 मिनट्स के अंदर में हम लोग एक टॉपिक को कवर कर लेंगे जो आपके सिलेबस में भी है और जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। इट इज द लीस्ट पॉसिबल केस। एक बात को ध्यान रखना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि बाई चांस भूले भटके पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हमसे एग्जामिनर यदि पूछ लिया तो हमें लिखते आना चाहिए। एक बार देख लो, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच, एच क्या है? इसकी हाइट है एल एन, बी और ए क्या है? ये सेंटर से डिस्टेंसेज है, आर उसकी मीन डिस्टेंस है, जो कि बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट थी इंटीग्रेशन करने के लिए, लेकिन मैं इंटीग्रेशन करके सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट ले रहा हूं, ठीक है। श्योर है? ओके, चलो अब यहां पर हम लोगों को आगे जो मुद्दा है, पॉइंट है, वो है आपका एनर्जी से रिलेटेड।
मतलब क्या है, एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी इन इंडक्टर, ये आपको बताना है। एनर्जी इन इंडक्टर के बारे में आपको बात करनी है। अब इसकी जो एनर्जी निकल के आएगी, किस प्रकार से हम लोग एनर्जी निकालेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको देखो बेसिकली बताऊं, अब आप कैपेसिटेंस की तरफ भी बढ़ जाइए थोड़ा सा। वहां पर आप लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, यदि आप रिकॉल कर पा रहे हो, वो थी एनर्जी डेंसिटी। याद कीजिए, एनर्जी डेंसिटी म्यू बराबर क्या हुआ करता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर भी पढ़नी है, और आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ठीक है, अब देखो ये वाला म्यू अलग है, वो एनर्जी डेंसिटी के रिलेशन के लिए दिया गया है। आप यदि चाहें तो इस म्यू को कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला म्यू नॉट वही है जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो मैं डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को थोड़ा सा यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एनर्जी कैसे आएगी, हाउ विल यू गेट एन एनर्जी इन एन इंडक्टर, दैट्स द क्वेश्चन। तो भैया हमने मान लिया कि हमारे पास में एक इंडक्टर है। अब इंडक्टर बेसिकली है क्या, एक कॉइल है। इंडक्टर है क्या आपके पास में, इट इज नथिंग बट अ कॉइल, जिसमें से एक करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट जो है वो चेंज हो रहा है। इस चेंजिंग करंट के कारण हमारे पास में इसमें से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये जो भी करंट फ्लो हो रहा है, सोचिए ये करंट कहां से आया होगा, ये करंट आया होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से, करंट आया होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से। और ये सोर्स क्या कर रहा होगा, ये सोर्स कोशिश करेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस। बात को समझिए, यदि मेरे पास में ये एक रजिस्टर है और ये यहां पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी गलत जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आप जानते हैं 10/2 यहां से 5 एंपियर का करंट होगा, फ्लो होगा। और ये 5 एंपियर का करंट फ्लो होगा, मतलब यहां पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, जो बैटरी के टर्मिनल्स के, जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के अक्रॉस होगा। मतलब बैटरी इज ट्राइंग टू मेंटेन द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर, यस और नो। अच्छा कैपेसिटर को रिकॉल कीजिए, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए। कैपेसिटर में भी कुछ ऐसा ही तो किया गया था। इसकी कैपेसिटी C है, इसकी बैटरी की पोटेंशियल V है। तो भैया इस कैपेसिटर में यहां से चार्ज आता है Q, और ये प्लस और ये माइनस, और Q बराबर C इंटू V, क्योंकि बैटरी ट्राइज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये कैसे होता है, ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द चार्ज। अब लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर तो ये चार्ज वगैरह का फंडा है ही नहीं। यहां पर हमारे पास में एक कॉइल है, हमारे पास में क्या है, कॉइल है, जिसे हम लोग, अभी देखो मैं सर्किट के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, सर्किट के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एनर्जी पे रिलेशन कर एनर्जी को इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने माना यहां पर V वोल्ट की बैटरी है, यदि ये V वोल्ट की बैटरी है, इस इंडक्टेंस की वैल्यू L है, तो ये यहां से करंट I जा रहा है, तो इस I के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, यदि मान के चलो यहां पर ये करंट चेंज होता, ये करंट क्या होता, चेंज होता, तो क्या होता, सिचुएशन किस प्रकार से होती, बोला उस सिचुएशन को ही हम लोगों को समझना। देखो ये वाला चीजें जो है अभी आएंगी, मैं सिर्फ एनर्जी इन एन इंडक्टर उस वाले पॉइंट पर बात कर रहा हूं। तो मैंने माना कि भैया यहां पर ये जो V है और ये जो I है, इसकी बजाय मैं बोल रहा हूं कि भैया यहां पे di/dt की मैं बात कर रहा हूं। तो di/dt जो करंट है, इसके कारण यहां पर क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, और जब ये EMF इंड्यूस होगा तो ये उस कारण का विरोध करेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया। मतलब यहां पर हमें एक इंस्टेंटेनियस करंट I फ्लो हो रहा है, विच इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ di/dt, विच इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ di/dt। तो यहां पर जो EMF जो इंड्यूस हुआ है, ये क्या करेगा, ये जो EMF इंड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, उस कारण का विरोध जिसने से प्रोड्यूस किया है। तो यहां पर इस सोर्स को कंटिन्यूअस एक पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बात को सुनिए, व्हाट आई एम सेइंग,
कि यहां पर जो भी सोर्स है शुड प्रोवाइड अ पावर पी, और ये पावर पी आएगी कितनी, तो ये पावर पी आएगी आपके पास में P बराबर E इंटू आई विल बी द पावर। मैं बोला ठीक है, लेकिन इसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, ये पावर कितनी होगी, तो भाई जितना इंड्यूस ईएमएफ है और इंस्टेंटेनियस करंट, तो मैंने लिख दिया EL di/dt इंटू आई। तो ये हमारे पास में पावर आएगी L इंटू आई इंटू di/dt। यस और नो। अब यहां पर थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिए, तो आप लिख सकते हैं इट इंप्लाइज P.dt बराबर LI/di। बोलो अगला स्टेप अब आपको समझ में आ चुका होगा। मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, एनर्जी। P.dt पावर इंटू टाइम क्या होगा, एनर्जी। तो मैं इसे कैपिटल U से लिखूंगा, L कांस्टेंट है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया, I.I बचेगा। बोलो इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही होना चाहिए, आना ही चाहिए। तो बोलो क्या लिखोगे, LI²/2। सो आप लिखोगे U बराबर हाफ LI² इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। यस। अब ये कहानी बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे कैपेसिटर की कहानी चल रही है। कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q बराबर हाफ CV², Q बराबर हाफ CV², और इंडक्टर में चल रही है हाफ LI²। ध्यान से देखो, कैपेसिटर की कहानी कुछ ऐसे है कि भैया यहां पर यदि V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, ये C है, तो यहां पर Q बराबर C इंटू V लिखते हैं, है ना। पर यहां पर अभी तक मैं कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मेरे पास में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस तो L है। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो है आपकी हाफ CV², और यहां आपके पास में आ रही है हाफ LI²। रिलेट कर पा रहे हैं क्या, मतलब C और L से रिलेट हो रहा है, V और I से रिलेट हो रहा है। इसका एक मीनिंग होता है, मैं बताऊं क्या, जहां पर जिन सर्किट्स में पोटेंशियल से रिलेटेड चीजें करी जाती है वहां पर कैपेसिटर यूज होता है, और जहां करंट से रिलेटेड चीजों पे डोमिनेंसी रहती है वहां पर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इंडक्टेंस के बारे में। मतलब मैं बताऊं, जब आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के अंदर में जाते हैं तो वहां पर हम फिल्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं रेक्टिफायर सर्किट में। रेक्टिफायर सर्किट करके पढ़ा, ओके। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर में दो आएंगे, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। वहां पर जो एसी सप्लाई है उससे ट्रांसफार्मर लगा, ट्रांसफार्मर के बाद में रेक्टिफायर सर्किट आया, रेक्टिफायर सर्किट के पीछे एक फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर आपके पास में चार होते हैं, एक होता है एल फिल्टर, एक होता है सी फिल्टर, फिर एक होता है एलसी फिल्टर, और एक होता है पाई फिल्टर। ठीक है, तो इसमें जो एल और सी फिल्टर की जो बात करी जाती है वो इसके लिए की जाती है करंट या पोटेंशियल, करंट या वोल्टेज। ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट मैंने बता दिया है आपको, बाकी आप ध्यान रखें नहीं रखें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यस और नो, क्लियर है। ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिनको मैंने आपको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है, बता दिया है। हालांकि मेरा जो टारगेट था वो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने का था, लेकिन उससे पहले मैं एनर्जी के बारे में आपको बता चुका हूं, और इसके आगे जस्ट मैं अब एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा, एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो क्या मुझे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना चाहिए? मेरा सवाल है आप लोगों से, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मुझे डिराइव करना चाहिए? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, या U बाई वी कर लो, ये हाफ LI² डिवाइडेड बाई V होती है। लेकिन अब मैं इसको लेके कहां से आऊं, यही सवाल है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए निकाल लेते हैं। जैसे सोलेनॉइड के लिए निकाल लो, सोलेनॉइड के लिए निकाल लो, आंसर जो आपके पास में आना है वो यही आने वाला है, B²/2 μ0। और ये आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी हुई है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगी। तो अब एक हमारे पास में ऑप्शन बनता है कि भैया हम लोग इसको डिटेल में पढ़ें, या करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने रोका नहीं है। कैसे कि ये देखो, सबसे पहले तो आप रिकॉल करो कि कैपिटल एल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था। कैपिटल एल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। मैं सिर्फ सोलेनॉइड के लिए बात कर रहा हूं, बाकी सबके लिए भी यही वैलिड है। जैसे क्योंकि देखो जो डायग्राम बना रहे हैं वो सोलेनॉइड से रिलेटेड होता है, तो एल बराबर आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल ए स्मॉल एल। बोलो सही है क्या? अरे बोलो सही है ना? मैं बोला ठीक है, ये एल की वैल्यू हो गई। आई मेरे पास में यहां पे है ही है। अब मुझे चाहिए वी। वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम। तो मतलब ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड कितना आएगा? ए इंटू स्मॉल एल। ओके, एक और बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा जाता है सोलेनॉइड का? तो ये होता है म्यू नॉट एन आई। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब एक काम कर दो, इन सारी वैल्यूज को जरा यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं। तो बेटा एनर्जी डेंसिटी म्यू बराबर आएगा हाफ एल। एल की वैल्यू ये रही म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल इंटू आई स्क्वायर। तो मैंने ये डाल दिया अपॉन वी लिखा है। हालांकि वी की जगह मैं ए इंटू एल लिख सकता हूं, चलो ए इंटू एल लिख दो, लिख दिया। अब क्या करो, कैंसलेशन करो, ए एल कट जाएगा, कुछ तो भी कमी रह रही है यहां पे, नहीं सही है। तो आपके पास में जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी आ रही है? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 आ रही है। कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करो, मैंने ऊपर में भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा ये कि ये चीजें बन जाएगी म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बोलो यस और नो? और इसको देखो, क्या ये बी स्क्वायर के बराबर है? तो बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास में बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। यही फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा था, ये आप डायरेक्टली भी रख सकते थे। यदि डायरेक्टली याद रखते तो भी किसी ने प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी आप सीधा सीधा कर सकते थे। और यहां पर हम लोगों ने करके तो देख ही लिया है। यस और नो? ये था आपका सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कुछ चीजें जो बेसिक सी मैंने यहां पर आपको करवाई हैं। इसके अलावा जो होता है, अब हमारे पास में ये इंडक्टर आ गया है, हमारे पास में ये इंडक्टर आ चुका है। अब इस इंडक्टर के साथ में हमको खेलना है। मतलब क्या करना है? इंडक्टर को हमको लगाना है सीरीज पैरेलल में। सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं अभी। सो हम लोग कहेंगे इंडक्टर्स, ये वापस आएगा ये टॉपिक, भले मैं आज पढ़ा रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी, लाइन खींच दी। अब याद करो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, डेरिवेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो भैया यहां पर आपने करे थे, पहला करा था सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो करा था या नहीं करा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या किया था, यहां एक रेजिस्टेंस R1, यहां एक रेजिस्टेंस R2, यहां एक रेजिस्टेंस R3 हुआ करता था। R1 R2 R3। तो आप कहते थे R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 होगा। यस और नो? ये बातें आपको आती हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में यदि मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो क्या होता? यदि मेरे पास में कैपेसिटर इन सीरीज हुआ करते थे, C1 C2 C3, रिकॉलिंग भी चल रही है साथ में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3। अब मेरे पास में सवाल आता है कि इंडक्टर के केस में मैं क्या करूं? मतलब सीरीज में है या पैरेलल में है, तो मुझे लगाना किस हिसाब से है? क्या मैं सीधा सीधा वैसे ही लगा दूं जैसा लगाना है, मतलब रजिस्टर की तरह चलेगा या कैपेसिटर की तरह चलेगा? क्योंकि देखो हमारे पास में ना टोटल जो चीजें आती हैं वो देखो, एक रजिस्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आते हैं, कैपेसिटर के आते हैं, इंडक्टर के आते हैं और स्प्रिंग के आते हैं। टोटल सिलेबस में 4 तरह के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और स्प्रिंग। लेकिन मैं यहां पर अभी जो बात कर रहा हूं एकदम सिंपल वाली बात कर रहा हूं, इंडक्टर की सीरीज की। सो इंडक्टर्स इन सीरीज, आगे चल के आपको पता लगेगा ये भी जो हम लोग सीख रहे हैं आज,
वो इनकम्प्लीटेड है, आगे तो इसको और डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो उस और डिटेल वाले पोर्शन को हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये इंडक्टर L1 है, ये इंडक्टर L2 है, आगे चल के इनके कनेक्शन में भी बहुत ध्यान रखना है, मतलब ये सीरीज में लग के भी इसका एक कॉम्बिनेशन अलग से आएगा, उसको बाद में देखेंगे। तो अभी इसको देखते हैं। तो L इक्विवेलेंट आएगा L1 प्लस का L2। मतलब ये है कि भैया आपको तो सीधा सीधा काम करना है, और वो काम पता है क्या है, रजिस्टर और इंडक्टर एक जैसा चलाना है। बोलो, मैं अब कई लोग बोलेंगे सर जैसे रजिस्टर के केस में आपने डेरिवेशन करवाए थे, कैपेसिटर के केस में डेरिवेशन करवाए थे, इसमें नहीं करवा रहे। नो नीड टू वेस्ट द टाइम, क्योंकि यदि सवाल आया तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल बेस आएगा, डेरिवेशन तो आपको करके आना नहीं है, डेरिवेशन आपको करके आना नहीं है। लेकिन यदि आप चाहें तो हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा फिर डेरिवेशन, एक तो कर लेते हैं, चलो सिंपल वाला। मैंने माना ये हमारे पास में इंडक्टर L1 है, ये हमारे पास में इंडक्टर L2 है, ये L1 ये L2। ओके, तो हमारे पास में यदि इसमें इंड्यूस EMF E1 है और इसमें इंड्यूस EMF E2 है, तो भैया हम लोग जानते हैं सीरीज में वोल्टेज सेम होता है, तो टोटल जो E आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा E1 प्लस का E2। बोलो यस और नो। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो E है ना, ये बेसिकली है आपका किसके लिए, इन दोनों को हटा के मेरे पास में यदि एक ऐसा लगा दिया जाए L इक्विवेलेंट, तो इसमें जो इंड्यूस EMF है वो है E। बोलो ठीक है, तो E बराबर E1 प्लस का E2। लगाओ कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, मैंने माना कि भैया इसमें से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो था वो di/dt है। अब इसी रेट ऑफ di/dt को मेंटेन करने के लिए यहां पर L इक्विवेलेंट लगाया गया है, तो दोनों जगह चीजें सेम होनी चाहिए। तो यहां लगाऊंगा तो ये आएगा L di/dt, L इक्विवेलेंट बराबर L1 di/dt और प्लस का L2 di/dt। दोनों आपस में कट गए, तो आपके पास में मिल गया L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस का L2। कहानी खत्म। लो भाई, ये डेरिवेशन है, कितना लंबा डेरिवेशन है सोचो। अरे बिल्कुल वही है जो रजिस्टर की तरह किया था, बस वहां पे केवीएल जब लगा रहे थे V=IR लगा रहे थे, यहां पे L di/dt के हिसाब से लगना है। इज इट क्लियर टू यू? बोलो समझ में आया? पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखूं क्या मैं? अभी लिख तो देता हूं, कम से कम फॉर्मूला तो लिख दूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला भी नहीं लिखा आपने। मैंने माना हमारे पास में है एक इंडक्टर ये रहा, एक इंडक्टर ये रहा, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया L1 और L2 को, और इसका यदि मुझे इक्विवेलेंट चाहिए LP, तो मैं लिखूंगा 1/LP बराबर 1/L1 प्लस का 1/L2। ठीक है, खत्म। ओके, श्योर है? इतनी सी कहानी है, और इतनी सी कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे चल के यहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी, आगे कपलिंग आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, तो चीजें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आएंगी, लेकिन अभी आपको इतने पे फोकस जरूर करना है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां तक आपका कंप्लीट होने के पश्चात हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लो भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने। When the current in coil changes from 8 ampere to 2 ampere in this second, the EMF induced in the coil is 2 volt. Find the self inductance of the coil in millihenry. Yes, सिंपल सा सवाल है, फटाफट कर को बोलो क्या करेंगे। तो आप लिखोगे सर E बराबर L di/dt। ठीक है, E बराबर L di/dt। मैं बोला बिल्कुल ठीक है। अब एक काम को देखो, इनको समझने की कोशिश करो। हम लोग लिख सकते हैं E बराबर L di/dt को मैं लिख सकता हूं I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा टी। यस, ओके। अब इतना काम कर दिया तो वैल्यूज को पुट कर दो। E क्या है बेटा? EMF। तो यहां पर दिया गया है आपको 2 वोल्ट का EMF, L आपको कैलकुलेट करना है I2 माइनस I1। तो देखो यहां पर कोई प्लस और माइनस का तो झमेला है ही नहीं, तो यहां पर हो क्या रहा है बस इतना ध्यान दीजिए। When the current in coil changes from 8 एम्पियर to 2 एम्पियर, मतलब आपने लिख दिया 2 माइनस 8 और कितने टाइम में 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2।
इतना सा सवाल है यहां पर, और क्या करना है अभी देखो कितना आ जाएगा बेटा। यहां पर 3 दूना 6, 6 इंटू 10⁻⁻² बराबर L इंटू 6 से 6 कट जाएगा, बराबर है। तो आपके पास में जो L है इसका आंसर आएगा L बराबर 10⁻⁻² हेनरी। अब मैं क्या करता हूं यहां पर एडजस्टमेंट, मुझे आंसर मिली हेनरी में चाहिए, तो L बराबर 10 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी, मतलब L कैन बी रिटन एज 10 मिली हेनरी। बोलो ये आया है हमारे पास में इस सवाल का आंसर। अब कई लोग भूल रहे, कई लोग यहां पे ढूंढ रहे होंगे सर ये माइनस कहां गया, तो ये देखो पूरी चीजें यहां पर मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, और आपको भी जनरली मैग्नीट्यूड वाइज ही लिखना है। अदरवाइज फिर आपको लिखना पड़ेगा कि E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहां पे डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले अप्लाई कर चुके, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑप्शंस को आपको वैसे ही करना होगा। लेकिन अभी हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बातें कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, अ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू 6 ओम 10 हेनरी कॉइल थ्रू अ स्विच ड्राइव्स अ कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। ओके, तो हमारे पास में यहां पर एक बैटरी है जिसकी वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, और बेटा ये यहां पर एक रेजिस्टेंस और एक कॉइल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब कई लोग बोलोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं है, आरएलडीसी सर्किट तो पढ़ाया नहीं है आपने। कोई बात नहीं, सवाल डेफिनेटली आसान ही होना चाहिए, तभी यहां पर लिया गया है, क्योंकि जब तक मैं आरएल सर्किट पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर आप ऐसे सवालों को कर नहीं पाओगे एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन यदि सवाल यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब इट मस्ट बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या है, the switch is suddenly opened, assuming that it took 1 millisecond to open the switch, calculate the average EMF induced across the coil, average EMF induced across the coil। ओके, तो अब इस सवाल को कैसे किया जाए। तो हमारे पास में तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस को भी यदि मैं लिखूंगा तो मेरे पास तो फॉर्मूला देखो, अभी तक मैंने यही सीखा है, एल डी आई बाई डी टी, इसके आगे मुझे कुछ आता ही नहीं है। एल दिया गया है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। लेकिन सवाल यहां पर अभी भी वही है कि भैया कोई करंट तो पता लगे मुझे। तो जब ऐसा सवाल आए तो एक बात समझ लीजिए, मैं यहां पे एक पॉइंट आपको बता दूं, आगे चल के काम आएगा, कि यहां पर 12 वोल्ट है, ये 6 ओम है, तो यदि ये इंडक्टर नहीं होता तो आपका जो करंट आता था वो आता था 2 एम्पियर। ठीक है, और जब आपका स्विच ओपन हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भैया आपका मतलब यहां पर ये है कि आपको जो डी आई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0 माइनस का 2, यस और नो। डी टी कितने टाइम में, 1 मिली सेकेंड में, तो dt आपको दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻3। इंडक्टेंस आपको दिया गया है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3। ये तो काफी तगड़ा हो रहा है। E बराबर 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट, ये यहां पर आ रहा है मेरे पास में आंसर। काफी बड़ा आंसर आ रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, इंडक्टर भी हेनरी में है, इसके कारण आंसर आपके पास में बड़ा आ रहा है। अदरवाइज जो इंडक्टर जो लिए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, रजिस्टर जो होते हैं वो ओम्स में आपके चलते हैं, इंडक्टर्स जो हैं वो जनरली मिली हेनरीज में लिए जाते हैं, कैपेसिटर्स जो हैं वो आपके माइक्रो फैरड और पिको फैरड ऐसे डेटा में चलते हैं। और एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको कि इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी कलर कोडिंग होती है। जैसा रजिस्टर का टेबल है बिल्कुल वैसा ही टेबल होता है इंडक्टर और कैपेसिटर की कलर कोडिंग का। लेकिन एक ही फर्क है, इंडक्टर की जो टेबल होती है उसमें लास्ट में आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है, और कैपेसिटर की टेबल में आपको 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब यह है कि भैया इंडक्टर की जो टेबल चलती है वो माइक्रो के लिए चलती है, और कैपेसिटर की जो टेबल चलती है वो पिको के लिए चलती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कलर कोडिंग सेम रहती है। ठीक है सर, फिर आपने ये पढ़ाई क्यों नहीं, पढ़ाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं, और सिलेबस में नहीं है तो इसका क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं पूछने वाला है। माइक्रो पिको बस इतना याद रख लो, रखना है तो रखो, नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको हैरान परेशान नहीं करेगा कि भैया ये
क्यों नहीं पढ़ा आपने? क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में, तो कैसे पढ़ लोगे, है ना? चलो आगे बढ़ते एक और सवाल पे। अरे The equivalent inductance of two inductors is 2.4 Henry when connected in parallel and 10 Henry when connected in series। देखो आज के सारे लेक्चर पे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चंस आज के ही सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टर्स? तो आपको बस यहां पर ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशन वाला सवाल है और कुछ भी नहीं है। देखो द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टर्स इज 2.4 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल और 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यस और नो। तो किस प्रकार से आप कर सकते हो? तो भैया सिंपल सी बात है, आपको पहले पता होना चाहिए एल सीरीज होता है L1 प्लस का L2, और पैरेलल के लिए आप लिखोगे 1/L पैरेलल बराबर 1/L1 प्लस का 1/L2। तो यहां पर आप रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से एक काम कर सकते हो, L1 L2 अपॉन L1 प्लस का L2। कितने लोगों को ये वाली बात बाउंसर लगी? ये सिंपल सी बातें हैं जो रजिस्टर में सीखी हुई हैं। मतलब दिस इज द सेम क्वेश्चन फॉर कैपेसिटर वाले सेक्शन के लिए, सेम क्वेश्चन फॉर इंडक्टेंस वाले सेक्टर के लिए, सेम क्वेश्चन फॉर रजिस्टर वाले सेक्शन के लिए। तो अभी आपके पास में देखो क्या है कि जब सीरीज में है तो 10 है, मतलब मैं लिख सकता हूं L1 प्लस का L2 जो है वो 10 है, और पैरेलल में 2.4 है, मतलब L1 L2 अपॉन L1 प्लस का L2 जो है वो है आपका 2.4, यस और नो। अब यहां पर एक छोटी सी कैलकुलेशन और करनी है बेटा आपको। तो यहां पर देखिए L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 की वैल्यू है 10 बराबर 2.4 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं L1 L2 की आंसर आएगा कितना, 24। बोलो सही है क्या? तो मतलब ओवरऑल आपके पास में एक इक्वेशन हो गई, L1 प्लस का L2 का आंसर 10 और L1 L2 का आंसर 24। इसकी मदद से आपको करना क्या है वो सुनिए। इसकी मदद से करना आपको यह है कि आपको L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, और ये कितना आएगा, L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4L1 L2। ये बेटा मैथमेटिकल सवाल फॉर्मेट है जो आपको याद होना चाहिए, करते आना चाहिए। क्यों? रजिस्टर के भी किसी किसी सवालों में इसको आपको अटका सकता है, और रजिस्टर का ऐसा सवाल डेफिनेटली हमारे पास में सिस्टम में आपने देखा होगा, किसी ना किसी टेस्ट में या किसी ना किसी डीपीएस में जरूर देखा होगा। तो बोलो क्या आएगा? L1 प्लस L2 का मतलब है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 24। तो ये आएगा 100 माइनस का 4 इंटू 24, 24 48 96, मतलब ये बच गया 4। ये क्या बच रहा है बेटा आपके पास में? L1 माइनस L2 का होल स्क्वायर 4 बच रहा है, मतलब L1 माइनस L2 कितना बचेगा? 2, यस और नो। बोलो क्लियर है? तो अब देखो आपके पास में रिलेशन क्या बन गए, L1 प्लस का L2 है आपके पास में 10 और L1 माइनस L2 है आपके पास में 2। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे ऐड करोगे? तो 2L1 बराबर 12, सो इट इंप्लाइज L1 बराबर 6, और L1 यदि 6 आ गया है तो L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। बोलो यस और नो। हो गया सवाल। 6 और 4, 6 चौका 24 बटे 10, 2.4। सारी इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर सकते थे ऐसे सवाल को भी। मुझे लगता है कि ये सवाल आराम से किया जा सकता था। हर एक वैरायटी का एक एक सवाल हम लोग लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लो भाई ये सवाल देखो क्या है। इफ I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर एंड डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड VB बाई VA। कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को? ध्यान दीजिए, यहां पर करंट की वैल्यू 5 दे रखी है, डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड यहां पर दिया गया है। सर्किट के अंदर में यहां पर एक रजिस्टर 1 ओम का, बैटरी 15 वोल्ट की, 5 मिली हेनरी का आपको क्या दिया गया है, इंडक्टेंस भी दिया गया है। तो अब आपके पास में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि इंड्यूस ईएमएफ पहले निकाला जाए, बाद में ही बाकी पूरी कैलकुलेशन होगी। ओके, तो मैंने इंड्यूस ईएमएफ लोग लिखना E बराबर L DI बाई DT। तो L है आपका 5 मिली हेनरी और इंटू DI बाई DT का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो आपको 10 to the power 3 दे रखा है। मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि भैया जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि इसको बैटरी को सर्किट में डाले कैसे। तो भैया इधर से आ रहा है करंट और ये हो रहा है डिक्रीज। ये क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसने क्या करना चाहिए, उसने इस डिक्रीज होने वाले करंट को, जो इस डायरेक्शन में आते हुए करंट को डिक्रीज कर रहा है, उसने इस डायरेक्शन में आने वाले करंट को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। और यदि ऐसा कर रहा है मतलब इसको बन जाना चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे, तभी तो इधर में डालने वाला करंट इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो। मेरे पास ये एक और बैटरी, ये मेरे पास में इंडक्टर, और ये मेरे पास में बी। तो ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया 5 मिली हेनरी, ये आ गया यहां पर 1 ओम, ये 15 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, ये मेरे पास में एक्स्ट्रा आया है। अब क्या करें, अब देखो मेरे पास में दिया गया है क्लियरली कि भैया आई तो आपका इधर से ही है, आई तो आपका इधर से ही है। तो अब आप कैसे करोगे इस चीज को, बस यहां पर देखिए, क्योंकि यदि इसको नहीं देखोगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। अब एक पॉइंट और सुनिए इसमें, पता है क्या, मैं इसका इंड्यूस ईएमएफ निकाल चुका हूं ना, गलती बताऊं मैं क्या होगी, इसको आप 2 बार लिख लोगे यदि आपने इसको वापस से बना दिया तो। अब यदि वापस से नहीं बनाया तो सही होगा, और बना दिया जैसे मैंने भी आपको बनाया है अभी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भैया ये जो 5 मिली हेनरी का जो 5 वोल्ट है ना, वही तो हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे E बराबर LDI/dt से, यस और नो। अब इसको वापस से क्यों लगा रहे हो, नहीं जरूरत है, क्योंकि आपने 5 वोल्ट इसको ले लिया है। तो अब आपके पास में ये सर्किट बच चुका है, और इस सर्किट को आपको सॉल्व करना आता है कैसे, VA माइनस आई कितना है 5, 5 इंटू 1 माइनस का 15 माइनस का 5 माइनस का VB बराबर 0। यस और नो, बोलो सही है क्या। तो अब इसको इधर लेके आता हूं, देखो मुझे VA माइनस VB नहीं चाहिए, मुझे VB माइनस VA चाहिए, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये आएगा VB माइनस का VA बराबर, इधर आ गया 15 5 20 और 5 25, मतलब माइनस का 25 वोल्ट इज द आंसर। सही लिखा है ना, VB माइनस VA। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या, ऐसा क्यों फील हो रहा है, ओए सॉरी बेटा, इट शुड बी प्लस और इट शुड बी प्लस, क्यों, इधर से इधर गया तो ये प्लस ई होता है माइनस से प्लस जाने पर, तो इसको प्लस लेना चाहिए था, प्लस लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, -5 + 5 कैंसल, मतलब इट शुड बी प्लस का 15। ध्यान रखना भैया, प्लस का 15। रजिस्टर्स के रूल रिकॉल कर लो भैया, देखो ये ऐसा कुछ सिखाया गया है, याद करो ऐसे सवालों को, पॉइंट ए पॉइंट बी, और हमारे पास में इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ये है R1, ये है E1, ये है R2, और यहां पर एक छोटा सा और बना लो E2, ठीक है। रिकॉल करिए, तो क्या लिखते थे हम लोग, यहां पर हम लोग लिखा करते थे VA माइनस IR1 माइनस E1 माइनस IR2 प्लस का E2 माइनस का VB बराबर 0, करंट इलेक्ट्रिसिटी रिकॉलिंग है एंड नथिंग एल्स। अब देखो जल्दबाजी में मैंने खुद किधर चला गया ये, हाँ मैंने लिखते समय जल्दबाजी में मैंने भी माइनस डाल दिया, क्यों, मेरे सवाल जो हमेशा बनते हैं वो सब माइनस वाले होते हैं, तो मेरे फ्लो में भी माइनस ही चलते रहता है, लेकिन यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस से प्लस जा रहे हो मतलब प्लस, प्लस 15 प्लस 5, ये दोनों को देखना, 5 से 5 कैंसल, तो आंसर विल बी VB माइनस VA का आंसर प्लस 15 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, प्लस 15 वोल्ट। और यदि VA माइनस VB पूछा होता तो माइनस 15 आता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इज इट क्लियर टू यू, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेटा इसको रिकॉल करके रखना, और यहां से आपको LDI/dt सीखना है, क्योंकि यदि एग्जामिनर बहुत टेढ़ा क्वेश्चन बना देगा तो फिर आप हैरान परेशान से घूम सकते हो, और यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो इसके लिए एक ही तरीका है कि आप एक बार रिवीजन फिर से कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां पर KVL KCL सिखाए गए हैं वहां पर किस प्रकार से सर्किट को सॉल्व करना है, एक सिंगल लूप वाले सर्किट को। चलो, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, कितने टर्न्स है बेटा, 100 टर्न्स हैं। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 50 माइक्रो वेबर थ्रू द कॉइल, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द मीडियम सराउंडिंग द कॉइल फॉर द अबव वैल्यू ऑफ करंट। बोलो, दो सवाल यहां पर पूछे गए। सबसे पहले आपको कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, तो कैसे करना है, रिकॉल करो,
करंट अज्यूम करो, फिर टोटल फ्लक्स निकालो। टोटल फ्लक्स क्या होता है, एन फाई बराबर एल इंटू आई। ओके, तो यहां पर क्या बोला गया है, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। तो भैया मैंने लिख दिया 100 टर्न्स, तो यहां पर आएगा 100 इंटू फ्लक्स कितना दिया गया है 50 माइक्रोवेबर बराबर एल इंटू 2। बोलो यस और नो। आपने बोला सर सब कुछ सही सही लग रहा है, तो एल का जो आंसर आएगा बोलो कितना आएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। या फिर L बराबर 2.5 मिली हेनरी। कई लोगों के मन में चल रहा होगा ये कहां से लिख दिया, तो एक जीरो को यहां पर अंदर डाल दिया इधर में एडजस्ट करने के लिए, तो 2.5 मिली हेनरी आंसर आ चुका है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इसके अंदर में कैलकुलेट द एनर्जी। तो भैया एनर्जी आएगी हाफ एल आई स्क्वायर, तो आप लिखोगे हाफ इंटू एल, आपने जब तक निकालोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, इंटू आई कितना है 2 का स्क्वायर। बोलो कितना आंसर आएगा, एक दो से एक दो कटेगा, 2.5 इंटू 2 करने पर कितना आएगा 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻³ जूल या 5 मिली जूल, जो भी हो आप लिख सकते हो, है ना। 5 mj है ना, 5 mj इज द करंट आंसर, करेक्ट आंसर। श्योर, कितने आसान से सवाल हैं सर जी, सवाल तो आसान है। लो भैया एक और सवाल करो। A 50 centimeter long solenoid having 500 turns and radius 2 centimeter is wound on an iron core of relative permeability 800 watt will be the average EMF induced in the solenoid if the current in it changes from 0 to 2 ampere in 0.05 सेकेंड। कैसे करना है सवाल को देखिए और बताइए। पूछा गया है A 50 centimeter long solenoid having wound on एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द सोलेनॉइड। ओके, एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द सोलेनॉइड, तो मतलब आपको चाहिए E बराबर एल आई टू माइनस आई वन अपॉन डेल्टा टी, यस और नो। तो देखो क्या दिया गया है, करंट चेंजेस 0 to 2, मतलब I1 I2 दे दिए, डेल्टा टी दे दिए, एल चाहिए। कहानी को उसने अटका दिया है कहां पर, एल पर, और मतलब यह है कि इनडायरेक्टली वो चाहता है कि आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पता हो। यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता है तो फिर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो क्या, खुद से सोचो और बोलो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि इसका फॉर्मूला पता हो। अब यहां पर एक पॉइंट और इस सवाल के अंदर में एक्स्ट्रा यदि आपने नोटिस किया हो तो वो क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी मेंशन है। क्या मेंशन है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी मेंशन है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में तो हमने बात करी नहीं है, तो फिर क्या करें, रिकॉल करो कैपेसिटर वाला सेक्शन। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता है, और मीडियम डालते आप लिख दे तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। मैंने बोला के चक्कर में मत पड़ो, आप इसको एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऐसे लिख लो, मतलब एप्सिलॉन नॉट जहां पर है उसके साथ में एप्सिलॉन आर डाल दो, यदि कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी हो तो। यहां परमिटिविटी देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहां आपको परमिएबिलिटी मिलती है। बस यही यहां पर एक छोटा सा क्या है डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस यहां पर नहीं आता है। चलो तो अब स्टार्ट कर दो और शुरू करो। शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम यही है कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें याद ही नहीं आ रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल। अरे वो तो यही फॉर्मूला था ना, एल इज द स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और म्यू नॉट मैंने यहां पर लिख लिया है, यस और नो। अब यहां पर जो सवाल है उसको जरा देखते हैं फिर से, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, यदि मैं सवाल को जब तक देखूंगा अच्छे से नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। यहां पे शायद मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं फॉर्मूले को लिखते समय, ऐसा लग रहा है मेरे को। एक बार मैं फॉर्मूला चेक करता हूं, कैपिटल एन था या स्मॉल एन था, जहां तक मुझे याद था स्मॉल एन है कैपिटल एन है, किधर गया यार, एनर्जी से पहले कराया होगा ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच एल एन बी बाई ए। ये कौन सा है, ये टॉरॉइड का है,
ओके, म्यू नॉट स्मॉल एन है, देखो कितना ये हो गया, देखो जब कभी भी डाउट हो जब आपको तो थोड़ा सा सावधानी बरत लेनी चाहिए। हाँ, मतलब मुझे इसको लिखना है स्मॉल एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एन। अब यहां पर स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो नहीं दी गई है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है। मतलब आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, कैपिटल एल बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल का स्क्वायर इंटू ए इंटू स्मॉल एल। मैं बोला ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो देखो यहां पर क्या होगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर कैपिटल ए अपॉन स्मॉल एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। क्या सारा डेटा मुझे गिवन है या कुछ और ढूंढना पड़ेगा, यहां पे बताओ फटाफट से। तो सारा डेटा गिवन है, बस यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा, जो रिलेटिव परमिबिलिटी दे रखी है, तो मैंने क्या बोला, एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल। बोलो यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एल बराबर आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू म्यू आर दिया गया है 800 इंटू कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गई आपके पास 500 इंटू ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहां से निकालेंगे, तो अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 500 टर्न्स एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब वो चाहता ही है कि आप निकाल पाओ एरिया, इसलिए उसने दिया भी है। और वो कैसे निकालोगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर देखना 2 सेंटीमीटर है, डेटा मीटर में होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर 2/100 मतलब 0.02 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितनी दे रखी है, देखी थी मैंने अभी 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 बराबर है 0.5। करो खत्म सवाल को, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बचता है। हो देखो यदि मैं देखूं तो एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, मैं बोला ठीक है, एक जीरो मैंने यहां पे बढ़ा ली। टोटल जीरोस को यदि मैं देखता हूं यहां पर, तो मैंने यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक और कर गया, आर स्क्वायर चाहिए, पाई आर स्क्वायर है ना। कई बार ऐसा हो जाता है पाई आर स्क्वायर लिखते समय हम लोग पाई पे भी स्क्वायर लगा जाते हैं, तो उस चीज को आप भी ध्यान रखना बेटा, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। तो कैसे होगा, इस डेटा को कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहां पर ये दो स्क्वायर की जीरो को काट दो और ये पॉइंट को काट दो और ये स्क्वायर को काट दो, सही बात है। तो क्या बचेगा डेटा आपके पास में, आपके पास में बचेगा 4 पाई इंटू 3 जीरो को इधर से काट लो तो यहां पे बच जाएगा 10 टू द पावर -4 इंटू 8 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 5। बोलो सही है क्या, वाओ सही तो है। 5 से काट लोगे तो ये तो आएगा 5 बार, और कुछ कटने लायक है क्या, ओके ठीक है। तो अब ये टोटली बेटा आपकी कैलकुलेशन की एबिलिटीज पर डिपेंड करता है। पाई और पाई का स्क्वायर कर लो तो 10 हो जाता है, तो एक जीरो और कम कर लो -3 हो जाएगा। अब यहां पे देखो क्या हो गया, पाई स्क्वायर से मैंने इसको काट दिया, 5 चौका 20 हो जाएगा, यहां पर बचेगा 20, तो एक जीरो को और काट लो, -2 हो गया, 2 बचा हुआ है, 2 8 16 16 32 64 64 इंटू 10 टू द पावर -2। देख लेना एक बार क्रॉस चेक करके मैंने सही किया है क्या, 5 से 5 काटा, 5 बचा, 5 चौका 20, जीरो थी तो एक जीरो कम कर दी, 2 बच गया, 2 8 16 16 16 32 16 64 इंटू 10 पावर -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, अब आपको वहां पर जाना है, कहां पर, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ पर, तो ई बराबर आएगा 64 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू I2 I1, 2 एम्पियर का करंट चेंज हुआ था, 0 से 2 जा रहा था या 2 से 0 जो भी है, और डेल्टा टी 0.05 सेकेंड में, तो आप इसे 0.05 सेकेंड लिख सकते हैं। अब बोलो क्या आएगा, देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर 2 जीरो बढ़ेंगी, जो 2 जीरो इसको काट देंगी, और 64 दुना 128 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर विल बी 5 दुना 10, 10 2 बच गया 28 25 25.6 वोल्ट। दैट्स द आंसर विच आई एम गेटिंग।
लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं। हो सकता है मैं जल्दबाजी में कहीं किसी पॉइंट को खा गया हूं या कहीं पॉइंट इधर उधर हो गया हो। तो 25.6 वोल्ट इज द आंसर फॉर मी राइट नाउ। A superconducting round ring of radius A and inductance L was located in a uniform magnetic field of induction B. The ring plane was parallel to the vector B and the current in the ring was equal to 0. Then the ring was turned through 90 degrees so that its plane become perpendicular to the field. Find the current induced in the ring after the turn, the work performed during the turn. अच्छा सवाल है बेटा, देखा जाए तो अब यहां पर कैसे कर सकते हैं इस सवाल को पहले देखते हैं। सुपर कंडक्टिंग राउंड रिंग ऑफ रेडियस ए मेरे पास में है और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो मैंने बोला देखो ऐसे हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड मान लिया और इसके अंदर में एक कॉइल मान ली, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, इसकी जो रेडियस है वो है आपकी ए, मतलब ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस एल दिया गया है, लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, ओके। The ring plane was parallel to the vector B and the current in the ring was equal to 0, ठीक है। मतलब अब देखो भले ही मैंने डायग्राम ऐसे बनाया लेकिन उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया रिंग प्लेन वॉज पैरेलल, रिंग का जो प्लेन है वो क्या था, पैरेलल था टू द वेक्टर बी एंड द करंट इन द रिंग वॉज इक्वल टू 0। इनिशियली करंट भी 0 था। नाउ द रिंग वॉज टर्न थ्रू 90 डिग्री सो दैट इट्स प्लेन बिकम परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब इस रिंग को ऐसे घुमाया गया, मान चलो ये घूमने के बाद की सिचुएशन हो गई क्योंकि अब 90 डिग्री पर है, सो दैट प्लेन बिकम परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो अब इस समय इसका प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो अब मान लो ये फाइनल सिचुएशन है, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं मालूम था। अब सवाल पूछा गया था करंट इंड्यूस इन द रिंग आफ्टर द टर्न, करंट कितना इंड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो सवाल कैसे होगा ये सोचिए भाई, यही हमारा टारगेट है। तो हमने बोला एन फाई बराबर एल आई, करंट आपके पास में आंसर आ जाएगा आई बराबर एन फाई अपॉन एल, क्योंकि देखो एल दिया गया है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पर बोला नहीं गया है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, तो एन को 1 मान लो। अब फाई चाहिए आपको, फाई क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे आएगा भैया, फ्लक्स कैसे आएगा, फ्लक्स आएगा आपका बी इंटू ए से, बी इंटू ए से। तो ए क्या है, एरिया है। अरे भाई देखो सब काम आसान है, डरना नहीं है, बस इसके आगे इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन को मैंने 1 मान लिया, तो आई का आंसर आएगा 1 इंटू फ्लक्स मतलब बी इंटू एरिया, एरिया इज पाई ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल, दैट्स इट, खत्म आंसर। और क्या है, द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द टर्न, वर्क परफॉर्म का मतलब क्या है, जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई होगी वही वर्क डन होगा। तो आप लिख दोगे कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। तो बेटा हाफ एल आई स्क्वायर, आई में निकाल चुका हूं बेटा बी पाई स्क्वायर अपॉन एल, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने में देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों, आई निकालना था इंड्यूस करंट, और बाद में ये तो सर वर्क परफॉर्म पूछा था, लेकिन आपने तो एनर्जी स्टोर निकाली। भैया जितनी एनर्जी स्टोर हुई है वही तो वर्क डन होगा ना, जितना आपने वर्क डन करोगे दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है, वही मैंने यहां पर अप्लाई किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे आप लोग यहां पर हैरान परेशान से घूमो। यस और नो, 7 क्वेश्चन हो गए। ओके चलो और एक आधा क्वेश्चन करें क्या, या बहुत है, ओके खत्म, ठीक है। सो अब हम लोग एक काम करते हैं बेटा, देखो अपने आज के इस सेशन को हम लोग यहां पर समाप्त कर लेते हैं। काफी लंबा सेशन ऑलरेडी खींच चुका है, और जाहिर सी बात है देखो यहां पर और भी तरह तरह के सवाल अभी बाकी है। जैसे मैं पावर की इक्वेशन दे दूं, तो अब आप जानते हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हुए सवाल है, बिल्कुल उसी बेसिस पर, उसी कॉन्सेप्ट पर आपको आगे बढ़ना है। कुछ भी ऐसे चीजें नहीं है कि जो बहुत ही नई सी लगे आपको। यहां पर कई जगह आपको ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ को कंपैरिजन के सवाल दे सकता है, या फिर पावर की इक्वेशन दे दी तो वर्क डन निकलवा रहा है, तो पी डॉट डी टी इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं, जैसे मैंने यहां पर भी किया था आज के लेक्चर में भी, लेकिन उस समय हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती है, उनको आपको अच्छे से डील करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।